गुड आफ्टरनून यार। लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर 9 ना, आई थिंक। क्लियर आ रहा है क्या? मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे क्लियर आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं कैसे ऐसे। मैं आज विदाउट स्क्रीन शेयर करके ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। कहीं पे अगर वैसा आएगा तो बोल देना, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर दूंगा, देखते भी क्या अच्छा। ठीक है ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आज। ऐसा रहेगा तो ज्यादा बेटर है। रोटेशन 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। 2-3 minutes, then we will start. हाँ, टॉर्क वाला पार्ट हो चुका है। नहीं, क्लासेस खुलने के चांसेस यार बहुत कम है, बहुत कम। टॉर्क वाला पार्ट हो गया, अपन एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। टॉर्क वैसे आता रहेगा, इस चैप्टर में ही टॉर्क आता रहेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। टॉर्क तो इस पूरे चैप्टर में ही आता रहेगा। बट टॉर्क वाला अभी पर्टिकुलर जो टॉर्क वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। अपन एंगुलर मोमेंटम पे थे, एंगुलर मोमेंटम। देखते क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करता हूं मैं, देखते हैं। तो आई ओमेगा अपन ने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या लिखोगे? एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू dl by dt, है ना। तो if external torque is zero, then सेम वैसा ही है, dl by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। dl by dt जीरो है, देयरफॉर l की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। l क्या होएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब l इनिशियल इक्वल्स टू l फाइनल हो जाएगा। l इनिशियल इक्वल्स टू l फाइनल हो जाएगा। यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे वहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था, वो इंपल्सिव फोर्स होता था, है ना। इफ एफ एक्सटर्नल इंपल्सिव इज जीरो, ब्लर आ रहा है, सबका ब्लर आ रहा है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ठीक है, ब्लर आ रहा है तो स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। नेट तो फास्ट ही था, बट नेट, हाँ वही ना, नेट फास्ट चल रहा था, कुछ ज्यादा ही फास्ट अभी दिख रहा है मुझे। इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था। हाँ वो इसलिए। अब देख लो, ठीक है। एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, तो ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, है ना, तो डीएल बाई डी की वैल्यू जीरो, तो एल कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखिए एल इनिशियल एल फाइनल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो वो समझ लेते हैं। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऐसा है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड, ये कैसा है, थिन, थिन रॉड, ऐसा अपन ड्रॉ कर रहे हैं, बट ये कैसा है, यूनिफॉर्म थिन रॉड, ऐसा। इसका मास जो है वो m है और लेंथ l है। अभी क्या किया, एक दो बीड लिया, एक यहाँ पे एक बीड है, इसका मास m है, ये बीड है, इसका मास m है, और एक बीड यहाँ पे है, ये बीड है, ये रॉड है, और ये बीड है, इसका भी मास क्या है, m, मास m। तो टू आइडेंटिकल बीड्स है ना, और विच कैन स्लाइड, ये जो है स्लाइड कर सकता है इसमें, विच कैन स्लाइड फ्रीली अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड, है ना। तो पहले क्या है, पहले जो ये बीड था, इस बीड का इनिशियल पोजीशन जो है यहाँ पे था, ये बीड यहाँ पे था पहले, सेंटर पे, इसके व्हाट रोटेट, सेंटर पे था पहले बीड, मान लीजिए ओमेगा से, ये बीड है और ये भी बीड है, दोनों का मास सेम है, एम एम। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल, इनिशियल पोजीशन। तो इस इंस्टेंट पे ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट से, इस इंस्टेंट पे ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, और ये इसका फाइनल पोजीशन, ये इसका क्या है, फाइनल पोजीशन। ऐसा लिख देता हूँ उसको, आगे मैं लिख देता, देयर इज नो एक्सटर्नल force, there is no external force when, मतलब ये रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से स्लाइड कर रहा हूँ, when the beads, when the beads reach the ends of the rod, the rod, पहले ये बीड मान लीजिए ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ये स्लाइड कर रहा था, स्लाइड करते करते यहाँ पे आ गया, तो इस इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। जब ये इस एंड पे आ गया है, तब आपको बताना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम at this instant, at this instant, मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, ये ऐसा रॉड है, पहले बीट इसके सेंटर पे था, दोनों बीट, अब जैसे ये रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, तो अब बीट स्लाइड करते हुए इस साइड आ रहा है और एक बीट इस साइड जा रहा है। जब ये इस एंड पे आएगा और एक बीट इस एंड पे आएगा, उस इंस्टेंट पे आपको बताना है व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम, बीट प्लस रॉड, बीट प्लस रॉड। नोट कर लीजिए।
एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक रॉड है ना, ये रॉड है और इस रॉड पे दो बीड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना। तो इनिशियल पोजीशन ऐसा है, तो उस इंस्टेंट पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट। ये कितने से रोटेट कर रहा है पूरा सिस्टम, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। तो जब बीड ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये स्लाइड कर सकता है, और ये बीड जब ये यहाँ पे आ जाएगा, तब आपको बताना है कि क्या होगा। कोई भी फ्रिक्शन, ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तब आपको बताना है कि बीड कहाँ पे होगा, है ना। देखिए एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ से तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, अगर रोटेशन का क्वेश्चन आपको दिखे, क्वेश्चन किसका हो, रोटेशन का हो, आपको फाइंड करना है v और ओमेगा। क्या फाइंड करना है, v और ओमेगा। तो अगर v फाइंड करना है तो नॉर्मली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ओमेगा भी फाइंड करना, ओमेगा फाइंड करना है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कंबाइन, दोनों मिक्स हो जाएगा, ये भी लगेगा ये भी लगेगा। बट वी फाइंड करना है तो ये तीनों लग सकता है। ओमेगा फाइंड करना है तो इन दोनों के लिए ओमेगा आएगा, और इन तीनों के लिए जो आएगा वो कंजर्वेशन वी इन, क्योंकि अपन ने पहले भी फाइंड किया कि वी फाइंड करना है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगा सकते। तो ये सब मोस्टली यही सब यूज होगा अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन दिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ओमेगा गिवन है और आपको फाइनल ओमेगा फाइंड करना है, कब, जब पीड यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या लगा सकते हैं, या तो ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। एक बार देखना पड़ेगा क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा क्या, उसको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो वो देख लेते हैं अपन। तो पहले क्या था, पहले ये ऐसा था, यहीं पे बीड है, यहीं पे है, ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, I1 कितना होगा, इस रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। और इस बीड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस बीड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, ये बीड यहीं पे है, ऐसा मत समझ लेना कि ये थिन रॉड है, थिन, थिन मतलब ये ऐसा रॉड है, तो बीड ऐसा होगा, ये बीड ऐसा होगा, ये ऐसा है ना। तो इसका कोई डिस्टेंस होगा नहीं, ये सेंटर पे ही अपन अलग अलग शो कर रहे हैं समझने के लिए, तो ये सेंटर पे है तो इसका कोई डिस्टेंस होगा नहीं। हाँ, अगर ये सिलेंडर बना देते ना, तो सिलेंडर में होता, वो अलग चीज है, सिलेंडर में होता ना, ये ऐसा जाता, ये रिंग दिखता आपको, बीड एक रिंग दिखता, ऐसा होता। बट ये पॉइंट मास है, ये दोनों पॉइंट मास है, तो यहाँ पे ये ऐसा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ml²/12 आएगा। बट अगर ये ऐसा है, ये यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है, ये बीड यहाँ पे आ चुका है, ए बी, मास एम, अभी इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो अभी क्या होगा, I2 अब क्या लिखोगे, एक रॉड का आएगा ml²/12, एक इस बीड का आएगा और एक इस बीड का आएगा, तो इससे ये पॉइंट मास है, इसका डिस्टेंस L/2, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, L/2।
तो कितना जाएगा, इसका भी उतना ही होगा, तो 2 इंटू एम एल स्क्वायर, यही होता है ना एम आर स्क्वायर, तो एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये इसका भी और इन दोनों का सेम होगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना रहा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 2 एम एल स्क्वायर बाय 4। तो एलसीएम ले लीजिए, 12 आ गया, ये हो गया एम एल स्क्वायर प्लस 3 तो 6 एम एल स्क्वायर। अब देखो ये जो बीड है ये इस साइड मूव कर रहा है, ये इस साइड आ रहा है और इस साइड आ रहा है, कोई टॉर्क आएगा, एक्सटर्नल टॉर्क आएगा क्या, कोई एक्सटर्नल टॉर्क आएगा क्या, देखो ये यहाँ पे आ गया तो एम जी इस साइड लग रहा है, तो जितना डिस्टेंस पे ये जाएगा इस एक्सिस के, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी एक्स है, तो इसका टॉर्क फाइंड करोगे, तो इसका टॉर्क अगर आप, ये आर है और ये एफ है, तो ये क्लॉकवाइज आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, टॉर्क 0 होगा, तो एम जी का कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं यहाँ पे, तो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है। हेंस एल इनिशियल की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एल फाइनल के, है ना। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू, करेक्ट, I2 ओमेगा 2, I1 की वैल्यू कितनी है, एम एल स्क्वायर बाय 12, ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा नॉट, I2 कितना है, एम एल स्क्वायर प्लस 6 एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा 2, ये 12 से 12 जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका, एम एल स्क्वायर ओमेगा नॉट, यहाँ से m प्लस 6m एल स्क्वायर ओमेगा 2, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ओमेगा नॉट बाय m प्लस 6m, m प्लस 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ, नोट कीजिए एक बार। एक मिनट, एक देख लीजिए, ओमेगा फाइंड करना, नॉर्मली ये दोनों लगेगा और इन दोनों के लिए, अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में भी वही होगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में वैसा होता है कि रोटेशन का क्वेश्चन हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आपको दिखेगी कि ये ऐसा ही आंसर है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगेगा। टॉर्क इस, देखो यहाँ पे ये दोनों का मास सेम है, तो ये अगर x डिस्टेंस जाएगा, सेम फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जितना x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x। तो अगर आप mg का टॉर्क भी फाइंड करोगे तो mg का टॉर्क कितना आएगा, ये r है और ये f है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, तो ये r क्रॉस mg, शिफ्ट करोगे तो r ये बन जाएगा mg, क्योंकि एंगल बनाना है तो एंगल तो ये आएगा, तो r क्रॉस mg, r क्रॉस f किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, और इसका आर इसके लिए थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, ये एंगल होगा, तो आर क्रॉस एम जी किस डायरेक्शन में आ रहा है, अपवर्ड्स, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। नहीं, नॉर्मली यही होता है, ऐसा नहीं कि दूसरा इक्वेशन नहीं है, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कहीं कहीं पे आपको अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा से ओमेगा लाना पड़ेगा, तो टॉर्क फाइंड करेंगे, टॉर्क से आई अल्फा आएगा, अल्फा से ओमेगा आएगा, हो सकता है ना, बट नॉर्मली एक बार ट्राई करना, जब क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आए, नॉर्मली एक बार ट्राई करना, क्या इन सब इक्वेशन से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से या वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या, ये एक बार जरूर ट्राई करना, है ना। और ये ओमेगा है, अल्फा है, उन सबसे भी रिलेट कर लेना है, बट नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन होगा कि इसका यूज होगा, और वो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस करोगे ना आपको, मतलब क्लिक हो जाएगा, अरे ये क्वेश्चन इसमें, ये क्वेश्चन वो क्लिक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा अभी स्टार्टिंग में, बट क्लिक हो जाएगा। ठीक है, डन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले।
देखिए यहाँ से इसके अबाउट ये हो जाएगा इसका आर और ये हो जाएगा इसका एफ। इसके लिए इसका ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एफ। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, दो वेक्टर तो मिल गया मुझे आर एंड एफ, पहले एंगल फाइंड कीजिए। तो ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, तो इसलिए एक को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एफ, ये हो गया एंगल। इस आर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एंगल। शिफ्ट करना होता है। तो आर और एफ, तो आर ऐसा है, एफ इस डायरेक्शन में है, तो क्या करना है, राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर पे रखना है। आर क्रॉस एफ होता है, फर्स्ट वेक्टर आर है, ऐसा रखा, इसके टुवर्ड्स कॉल किया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए आर ये है, एफ ये है, ऐसा रखा, रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg इंटू एक्स, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg इंटू एक्स। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। डन। नेक्स्ट, ऐसा है, a child is standing, या boy is standing with folded hands at the center of platform। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बॉय है, फोल्डेड है, यहाँ पे ऐसा है, फोल्ड किया हुआ है। या इसका एग्जांपल एक डांसर वाला भी ले सकते हैं, ये पहले ऐसा डांस कर रहा था और अभी कैसा डांस कर रहा है, अभी ऐसा प्लेटफॉर्म है, साइड फ्रंट व्यू देख रहे हो तो ऐसा, अभी ये ऐसा हो गया है, ये ऐसा कर रहा है। तो देखो जैसे ये क्या करेगा, पहले ये मास इसका टोटल यहीं पे था, अभी मास थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस साइड, तो ये इस मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस से इंक्रीज हो गया, पहले इसी एक्सिस पे था। तो अभी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से इंक्रीज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से क्या होगा, इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना मास का, कुछ कुछ मास का तो इंक्रीज हुआ ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया तो बताइए mg तो अभी भी ऐसा ही लग रहा होगा, यहाँ पे mg इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करोगे तो भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। तो अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। लिखोगे ना I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω t, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो सिर्फ यही एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब ये इंक्रीज हो गया है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जब कोई डांसर डांस करेगा और उसका हैंड जो है इसके आसपास होगा, तब वो थोड़ा फास्ट करेगा, और ये ऐसा करेगा तो थोड़ा स्लो। रोटेट जब करना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा स्लो रोटेट करेगा, और इस केस में थोड़ा फास्ट रोटेट करेगा। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद folded hands at the center of platform, rotating about its central axis, rotating about its central axis, central axis. The kinetic energy, the kinetic energy of the system, of the system is, मान लेते हैं 20 जूल, 20 जूल। The child is now stretches his hand stretched his hand, arms, and arms लिख दो, arms, so that the moment of inertia इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन है मोमेंट ऑफ, मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, सिस्टम, पहले अगर आई था डबल लिख,
doubled. Find the kinetic energy of find the new kinetic energy of system. Find the new kinetic energy of this system. Find the new kinetic energy of system. आंसर कितना आएगा 10. आंसर आएगा 10 जूल. पहले 20 था, अभी 10. तो डायरेक्ट लिख दो. I1 ओमेगा 1 पता है अपने को, ये आना है I2 ओमेगा 2. तो I है, ये ओमेगा है, और ये वाली 2I है, ये ओमेगा 2 हो गई. तो ये कैंसिल आउट हो गया. ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा बाय. अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, है ना. इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? तो हाफ इंटू 2I इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर. तो यहाँ से हाफ इंटू 2I ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर बाय 4. तो 2 से टूट जाएगा, तो यहाँ से आप लिख दो हाफ I ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2. ये 1/2 आएगा. हाफ I ओमेगा स्क्वायर क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, बाय 2. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 20 बाय. आंसर कितना जाएगा? 10. आंसर कितना आएगा? 10. नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन करवा रहे, कॉन्सेप्ट भी आएगा. कॉन्सेप्ट भी आएगा. नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं. सिर्फ एक चीज बताया स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में एक चीज बताया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. उसके बाद 2 क्वेश्चन किए बस. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की थियरी बताइए, वो सिंपल है. एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व. डन. नोट कर लीजिए इसको. नेक्स्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग कहाँ रहा है? देख रहे हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है, तो वर्क डन मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा. यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है ना. यहाँ पे एनर्जी लॉस. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाएंगे. नेक्स्ट सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, खुद से ट्राई कीजिए. थिन थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म circular disk, a thin uniform circular disk of mass m and radius r, mass m and radius r is rotating. Yes,
rotating in a horizontal plane, in a horizontal plane about an axis, about an axis, passing through its center, passing through its center, and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane with angular velocity omega, with angular velocity omega. Another disk of same mass, another disk of same mass, but half the radius, half the radius, gently placed over it, over it, coaxially, coaxially. Find the angular velocity of, find the angular velocity of the composite of the composite discs. बताइए composite disc का angular velocity क्या आएगा? एक बार फिर से रीड कर देता हूँ कहाँ पे. Over it coaxially, coaxially 4/5 ओमेगा आ रहा है, शायद वही है 4/5 ओमेगा ही. तो ये एक डिस्क है, तो I1 क्या होगा इसका, mr²/2 होगा. इसका I2 क्या होगा, एक तो इस डिस्क का आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस दूसरे डिस्क का मास सेम है, रेडियस हाफ है, तो mr/2 का स्क्वायर बाय, तो यहाँ से क्या आएगा आपका mr²/2 प्लस mr²/4 और 2, तो mr²/8. तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 4mr² प्लस mr², तो जाएगा 5/8 mr², 5/8 mr². तो I1 की वैल्यू mr²/2, I2 की वैल्यू 5/8 mr². तो अपने को पता है क्या होना है, I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2. तो यहाँ से क्या आएगा, I1 ω1, तो ये है mr²/2 ओमेगा, और ये वाली वैल्यू 5/8 mr² इंटू ω2. mr² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स में जाएगा, तो ω2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 ω/5, 4 ω/5 है ना. of angular momentum, conservation of angular momentum.
खुद से सोचो ना, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा या नहीं होगा, खुद से देखना है ना, गिवन नहीं है। ऐसे समझिए, ऐसा था ये, इसके वॉट रोटेट कर रहा है, इसके वॉट रोटेट कर रहा है, इसी एक्सिस के वॉट रोटेट कर रहा है, तो इसका mg भी तो यहीं पे लग रहा है ना। यहाँ पे ऐसा है तो इसका mg भी तो यहीं पे लगेगा ना। तो इन दोनों का इस पॉइंट के वॉट कोई टॉर्क आ रहा है क्या? 0। आई बात समझ? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन कभी आपको कोलिजन का क्वेश्चन आएगा, इसी में कोलिजन का क्वेश्चन आएगा। जैसे कोलिजन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे भी कोलिजन आएगा। कोलिजन कैसा भी हो सकता है, ठीक है। एक रफ आइडिया देता हूँ कि सपोज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो क्या होगा? या कोई भी कोलिजन होगा तो क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, कोई भी कोलिजन ऐसा लिखना है ना, कोई भी कोलिजन होगा, जरूरी नहीं परफेक्टली इनइलास्टिक। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही प्लेन है, ऐसे रख दिया यहाँ पे एक रॉड, ठीक है, ये एक रॉड है, ये थिन रॉड। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये थिन रॉड है। अब यहाँ पे क्या, मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है, कहीं पे भी आगे स्ट्राइक कर सकते हैं, एक पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये पार्टिकल ऐसा कुछ मास है, मैं ऐसा कुछ मास है, मैं, और ये यू से आ रहा है, यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ये स्टिक कर जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, इनइलास्टिक होगा या इलास्टिक होगा, तो अभी क्या करेगा ये, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, ये दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे, या तो इस डायरेक्शन में आएगा या रेस्ट में आ जाएगा या किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, यही होगा ना। अब देखो, इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया, ये ऐसा है, ठीक है। अब एक पार्टिकल है, यहाँ से आके यहाँ पे आके मान लीजिए, यहाँ पे आके सपोज आके स्ट्राइक कर रहा है ऐसा, यहाँ पे आके ऐसे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ तो ऐसा सरफेस ही, यहाँ पे आके ऐसा स्ट्राइक कर रहा है, ये रोटेट करने वाला है इसलिए थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लीजिए इसी को ले लीजिए, ये यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, अगर इसके सेंटर ऑफ मास पे आके स्ट्राइक करेगा तो सिर्फ आगे जाएगा, ये ऐसा आगे जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे आके स्ट्राइक किया ना सेंटर ऑफ मास के किसी भी पॉइंट से लेके, तो ये रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा। बट अगर सेंटर ऑफ मास पे आके स्ट्राइक किया तो सीधा ऐसा आगे जाएगा, ऐसा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक कराओ, देख रहे हो, रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे आगे सपोज स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो है, ये क्या करेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये आगे जाएगा वीसीएम से, इस पॉइंट की भी कुछ वेलोसिटी होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, अज्यूम कर रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इसी डायरेक्शन में आएगा, मान लिया। अब ये जैसे आप स्ट्राइक करा रहे हैं इस पे, इस डायरेक्शन में, तो ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ऐसा रोटेट कर रहा नहीं है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर फोर्स लगा रहे, सॉरी, ये ऐसा है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे तो ये ऐसा रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा रोटेट भी करेगा, ये ऐसा रोटेट भी करेगा। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला, अज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में है, अरे इस डायरेक्शन में इसका मास है, मैं किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम करने में कुछ जा रहा है अपना, तो फिर इस डायरेक्शन में मान लिया कि जो है स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर कोलिजन ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, बस ये समझ लीजिए, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन है। जरूरी नहीं कि इसकी वेलोसिटी होगी ही, हो सकता है ये रेस्ट में आ जाए, हो सकता है कि ये स्टिक कर जाए, हो सकता है कि ये इसी डायरेक्शन मूव कर रहा हो,
कुछ भी हो सकता है बिफोर कोलिजन, है ना, बिफोर कोलिजन। अरे यार ये फिर मजा नहीं आता है ऐसा, इतना बताने के बाद में कुछ होने लगता है ना। मान लिया जाए आपकी बात ये इस डायरेक्शन में जा रहा है V1 से, ठीक है, अभी सही है। अजम्पशन था, वो क्या बोल रहे थे, अजम्पशन है। अरे पार्टिकल तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना, मैंने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में मान लीजिए आप, कोई नहीं चलेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है वो बताइए, समझना है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स आएगा यहाँ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहला काम, आपको ये वेलोसिटी चाहिए, तो यूज सबसे पहला काम, यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ सॉरी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यूज कीजिए, लीनियर मोमेंटम यूज कीजिए, है ना। सेकेंड क्या लगा, अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो क्या आएगा, तो अब जितना आप देखो, जब ये आके स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो जितना इस पे ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ये इस पे फोर्स लगाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, तो एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये, यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। अब कुछ भी देख लीजिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है ना, कर लीजिए। जैसे कोई अगर चाह रहा है कि मैं सेंटर के अबाउट फाइंड करूं, इसके अबाउट, आप इसी के अबाउट फाइंड कर लीजिए। कोई चाह रहा है मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूं, इसी के अबाउट फाइंड कर लीजिए। किसके अबाउट भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बिफोर वाला हो जाएगा, और ये केस आफ्टर वाला हो जाएगा। तो अभी देखो आफ्टर वाले में क्या आएगा, वो चीज समझ लेते हैं। ये VCM है, और ये वाली पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी V1, मास M है, और ये u स्पीड है। अब देखो पहले जो इसका मोशन था, ये मोशन था ट्रांसलेशनल। अभी जो इसका है, ये मोशन है, रॉड रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, और ये भी मूव कर रहा होगा, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस अरे ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है ना, और VCM से आगे भी जा रहा है। नहीं बॉल थोड़ी रोटेट करेगा, ये बॉल नहीं, रॉड रोटेट करेगा ना, बॉल थोड़ी रोटेट करेगा, बॉल तो आगे स्ट्राइक किया है, तो ये मूव ही करेगा सिर्फ, ये सिर्फ मूव करेगा। बट ये पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे तो क्या लिखोगे आप, पूरे सिस्टम का लिखोगे ना, एक बॉल का थोड़ी लिखोगे। तो इसका मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मोशन ये रॉड क्या कर रहा है, ये रॉड जो है आगे भी मूव कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ये सिर्फ ट्रांसलेशनल, तो कंबाइंड मोशन जो आप बोलोगे सिस्टम का, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, सिर्फ MVR का टर्म आएगा, और यहाँ पे MVR तो आएगा ही, प्लस आई ओमेगा आएगा, प्लस आई ओमेगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसको भी एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, कैसे लिखते हैं अपन इक्वेशन, नोट कर लीजिए। और किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेना है वो भी बताओ। नोट तो पहले करो, वो तो बताता हूँ, आई ओमेगा लिखेंगे कैसे ये बोल रहे हो। सब आएगा, नोट कीजिए आप पहले।
यूज को हटा दो, यूजिंग ज्यादा बेटर होता वर्ड। फर्स्ट पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे आंसर आ जाएगा अपना जो भी फाइंड करना है। नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कोलिजन हो रहा है। अब पता नहीं है, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तभी तो एनर्जी कंजर्व होगा। अगर इलास्टिक नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगा ना फिर। वो तो डिपेंड करेगा ना कोलिजन किस टाइप का है। अगर इलास्टिक होगा तो एनर्जी कंजर्व होगा, वरना एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टर्म यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देखते हैं अपन क्या होएगा। डन। नोट कर लीजिए। अब देखिए, तो ये दो आएगा तो आप कैसे लिखेंगे इसको। तो अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है तो ज्यादा बेटर क्या होता है, हर क्वेश्चन को आपको देखकर समझ में आएगा किसमें क्या यूज करेंगे। बट एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं फाइंड करता हूँ, सेंटर ऑफ मास के, तो ये किसी यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ये पार्टिकल जो एम है, ये यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है यू वेलोसिटी से, तो इसका कुछ डिस्टेंस गिवन होगा एक्स। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा अपना ये, इसका बेनिफिट क्या है वो बता देता हूँ। ये वीसीएम से जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और यहाँ से मान लीजिए ये पार्टिकल जो है अभी v1 से जा रहा है वहां से। तो एल इनिशियल अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइन। तो एल इनिशियल इसका आएगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल की वजह से आएगा, तो यही मूव कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस है, एम वी आर होता है, वी और आर परपेंडिकुलर है, तो लिख दिया डायरेक्ट एम यू एक्स। अच्छा डायरेक्शन देख लो एक बार, ये जो एम आर क्रॉस वी होता है ना यार, एल क्या होता है, ये होता है आपका आर क्रॉस पी, तो बेसिकली एम इंटू आर क्रॉस वी होता है। तो आर ये है और वी ये है, तो थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा, आर को थोड़ा शिफ्ट कीजिएगा, है ना, वी इस डायरेक्शन में जाएगा तो आर क्रॉस वी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। यहाँ पे क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहा है ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अरे ये ऐसा है ना, ये आर होगा ये यू होगा, यही आर है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा आर क्रॉस यू, एंटी क्लॉकवाइज, उसी को पॉजिटिव लिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। सेंटर ऑफ मास के वो रोटेट कर रहा है तो आईसीएम इंटू ओमेगा, है ना। अब देखो, सेंटर ऑफ मास से अगर आप कंसिडर करोगे ना, तो इस रॉड का सिर्फ आईसीएम इंटू ओमेगा आएगा, वीसीएम वाला टर्म का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है, तो वीसीएम वाले टर्म का एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, तो सिर्फ आईसीएम इंटू ओमेगा आएगा और इसका आएगा, इसका कितना आएगा, तो ये भी
सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, तो प्लस ही आ जाएगा। कितना आएगा? तो आएगा m इंटू v1 इंटू x डिस्टेंस। बात आई समझ? अगर किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट फाइंड करते, सपोज इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करते, तो इस केस में इसका भी आता, ये ICM ओमेगा भी आता, और MVR वाला टर्म भी आता है, MVR। बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप फाइंड करेंगे तो MVR वाला टर्म नहीं आएगा, M VCM, और इसके लिए R की वैल्यू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसा बन रहा है। हर जगह पे ये इक्वेशन, जरूरी कि हर जगह पे ऐसा ही इक्वेशन आएगा। ये ICM जो है, सेंटर ऑफ ICM क्या हो जाएगा? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्या आएगा? mL²/12। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता, अगर ये ऐसा होता, ये मान लीजिए आके स्टिक कर गया, ये यहाँ पे आके स्टिक कर गया, अब ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो क्या ये बॉल भी रोटेट करेगा? परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है ना। तो अब जो आई लिखोगे आप, ICM लिखोगे, इसके बोर्ड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो आप mL²/12 भी लिखोगे, और ये डिस्टेंस अगर x है तो mx² भी लिखोगे, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पे ये रोटेट नहीं कर रहा है, इसीलिए सिर्फ रॉड का है। अगर यहाँ पे ये रोटेट, इसके साथ स्टिक कर गया, रोटेट करेगा। आई बात समझ में? कुछ नोट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो फिर थोड़ा ज्यादा विजुअलाइज हो पाएगा, थोड़ा एक आइडिया लग पाएगा कैसा है, क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कर जा रहा है? ये स्टिक कर जा रहा है, स्टिक कर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये रॉड रोटेट कर रहा है तो उस रॉड के साथ ये जो बॉल है वो भी रोटेट करेगा। इस रॉड के साथ ये जो बॉल है, ये बॉल भी रोटेट करेगा। तो अगर ये भी रोटेट कर रहा है तो जब आप ICM लिखोगे तो mL²/12 तो रॉड का आएगा ही, प्लस इसका भी आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx²। बट यहाँ पे ये बॉल v वेलोसिटी से जा रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, इसका ट्रांसलेशनल मोशन है, इसीलिए। अच्छा ये बताओ, इसको IO बोल दो, सेंटर ऑफ मास तो मत ही बोलो, ये IO हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। अभी इसका सेंटर ऑफ मास ये नहीं होगा, क्योंकि रॉड का कुछ मास है, इसका कुछ मास है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे आ जाएगा, इस ओमेगा को आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, ओमेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, यही है COM। ये क्या है? न्यू सेंटर ऑफ मास। पहले ऐसा था ना यार, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अभी क्या हो गया? इसका मास m है, तो अभी ये आके यहाँ पे एक बॉल स्टिक कर गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो नया सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा ना, COM। तो ये इसके वर्ड अभी रोटेट करें, अगर ये यहाँ पे आके स्टिक कर, आई बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे O के वॉट अगर मैंने फाइंड किया IO, तो IO क्या हो जाएगा? mL²/12 प्लस दिस डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास के वॉट फाइंड करेंगे तो डिफरेंट आएगा, तो डिफरेंट आएगा। तो ये सारा इसलिए आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है नहीं।
किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं आप। इस ओ पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ले सकते हैं। तो अगर मैंने आई ओ फाइंड किया है तो ओ पॉइंट के अबाउट कंसिडर कर रहे हैं अभी भी, है ना। आप इस पॉइंट के अबाउट भी फाइंड कर सकते हैं, आप जो पहले का सेंटर ऑफ मास था उसके अबाउट भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। हाँ, अगर इसके अबाउट फाइंड करेंगे, ये जो सेंटर ऑफ मास था पहले उसके अबाउट फाइंड करेंगे, अरे यार, इनिशियली और फाइनली कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पे इसके अबाउट फाइंड किया ना, तो यहाँ पे भी उसी के अबाउट फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, रॉन्ग हो जाएगा ना फिर। यहाँ पे भी आपको इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करना, एक ही पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है। तो या तो इस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर लीजिए, या पहले का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट फाइंड कर लीजिए, ओल्ड सेंटर ऑफ मास के अबाउट या न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते हैं। इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। डन ना। देखते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। अरे यार, ये समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट वाला समझ में आया कुछ, ये बताओ पहले, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये यहां तक क्लियर है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो पहले आप सेंटर ऑफ मास जो है, पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था सिर्फ रॉड का आता था, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड प्लस दिस बॉल का आएगा। और आप जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में। जिस एक्सिस या जिस पॉइंट के अबाउट आप बात कर रहे हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। मैं यहाँ पे आई ओ लिख रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, तो इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 है, और इससे इसका डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस y है, ये वाला डिस्टेंस y है, तो इसके अबाउट डिफरेंट आएगा। इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, रॉड का पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो रॉड का इसके अबाउट आपको पता है ml स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करना पड़ेगा, इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करना पड़ेगा। मेरे बोलने का मतलब ये कि अभी जो आई फाइंड करोगे आप, ये हो जाएगा आई रॉड प्लस आई बॉल। जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं उसके अबाउट लिखना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, वैल्यू तो आपको फाइंड करना है। डन। देखो क्या क्वेश्चन हो सकता है। ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा, ये L/2 है, और ये डिस्टेंस भी L/2। इसको ए बोल दीजिए और ये बी है, थिन रॉड। ये किस प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक बॉल है जिसका मास m है, और ये इसका मास m है। इस रॉड का मास क्या है, m। बॉल m है और ये v नॉट वेलोसिटी से आके इस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, और कोलिजन कैसा दिया हुआ है, इलास्टिक। आफ्टर आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन कैसा है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इलास्टिक। आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, द पार्टिकल comes to rest, particle comes to rest. First, find the ratio of m by m, find the ratio of
m upon m. Second, a point P on the rod is at rest. Is at rest immediately after collision. Immediately after collision. Immediately after collision. Point P on the rod is at rest immediately after collision. Find the distance AP. Find the distance AP. Find the distance AP. Third, find the linear speed. Find the linear speed of the point P. Point P after a time pi L by 3 V naught after collision. After collision. क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए और सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, देखते क्या होता है. डिस्टेंस AB तो पता है अपने को, AB तो है L. AP फाइंड करना है. AB तो गिवन ही है ना. तुम बताओगे ना कि सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है या नहीं है. मैं क्यों बताऊंगा सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है या नहीं. फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ाने का क्या मतलब है. उस यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्यों चेंज हुआ ये बताओ. यहाँ पे पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अभी सेंटर ऑफ मास ये क्यों हुआ ये बताओ पहले. हाँ, इसका मतलब यहाँ पे बॉल आ गया ना. पहले इसका मास m था तो इसका मास m है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा. बट अभी बॉल स्टिक कर गया है तो अभी ये एक मास हो गया, ये एक मास हो गया. तो ये मास यहाँ पे m है और ये मास यहाँ पे m है, तो अभी सेंटर ऑफ मास इसी के बीच कहीं पे लाई करेगा ना यार. मान लेते यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था उस रॉड का, बट ये स्टिक कर गया है तो अभी मास इसका चेंज हो चुका है. मास m और m है. मास अभी m प्लस m हो चुका है, बट इस साइड वाले पोर्शन में मास ज्यादा है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास लोअर पोर्शन में लाई कर रहा है. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई m. इस m और इस m का रेशियो फाइंड करना है. वो रेशियो आपको बताना है. इसकी वैल्यू बतानी है. वैल्यू क्या होगी. वन बाय. करेक्ट. करेक्ट.
AP is 2/3L. Correct. Very good. इतने टाइम के बाद यू हैव टू फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ P. इतने टाइम के बाद आपको उसकी उस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी बतानी है क्या। देखो यहाँ डिस्टेंस नहीं 2L/3 है। यहाँ से अभी सॉल्व करूंगा तुम सबको आ जाएगा, देख लो। ये ऐसा है, ये मास m है और ये V0 से जा रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, ये A है और ये B है। बिफोर कोलिशन है ये, ठीक है, बिफोर कोलिशन। आफ्टर कोलिशन क्या होगा, ये रेस्ट में आ चुका है, क्वेश्चन में गिवन है, ये किस में आ गया है, रेस्ट में। तो अभी जैसे ये आके स्ट्राइक करेगा तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टिक थोड़ी किया ये तो रेस्ट में आ गया है, सिर्फ यही मूव कर रहा है और यही रोटेट कर रहा है। तो ये ऐसा सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, ओमेगा से ऐसा रोटेट करेगा और VCM से आगे जाएगा। ये बात आई समझ में, इतना पहले क्लियर है, ये बताओ पहले आफ्टर कोलिशन। आफ्टर कोलिशन नोट कर लीजिए, इतना पहले इसको नोट कीजिए। इतना आ गया तो फिर आंसर आ जाना चाहिए, ये आ गया ना तो आंसर आना चाहिए। एटलीस्ट दो क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट एंड सेकंड का आना चाहिए, थर्ड थोड़ा सा है बट आ जाएगा वो भी, बट देख लेते हैं। ये एक ऐसा सरफेस है, स्मूथ लिख लेना है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वी, करेक्ट, V0/2, करेक्ट। ये कैसा सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर होगा तो गिवन, होगा तो गिवन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इतना नोट कर लिया, इसको ड्रॉ किया, ये नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए आप। डन। अब ये बताओ, सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो डायरेक्ट लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बताओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट लगाओ, पैरामीटर्स को कम करना होता है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप किस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, इस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं बट ज्यादा बेटर इस पॉइंट के अबाउट है ना। इस पॉइंट के अबाउट लगाने से ये VCM वाला जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो जीरो हो जाएगा, VCM का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से देख लेते हैं अपन, using कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। इनिशियल कितना है mv0, फाइनल कितना होगा m इंटू VCM, इक्वेशन 1। नेक्स्ट, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास चेंज हो भी नहीं रहा है, तो इसके अबाउट क्या आएगा, L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। तो L इनिशियल कैसा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट ये आके स्ट्राइक कर रहा है V0 से, मास m है और ये डिस्टेंस L/2 है। तो L/2 R और V परपेंडिकुलर है तो एंगल का टेंशन नहीं है अपने को,
अब देखो ये एल, ये वी है तो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, वी ऐसा हो जाएगा और आर ऐसा है, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। तो देख लीजिए इसका जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। कितना आएगा ये, एम वी नॉट एल बाई टू। और फाइनली क्या होगा, तो फाइनली ये वीसीएम से तो जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो फाइनली जो है ये वीसीएम का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ये सिर्फ इसको ट्रांसलेट करा रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ओमेगा वाला आएगा, तो आईसीएम इंटू ओमेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम वी नॉट एल बाई टू इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। तो एक एल कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 6 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है एम वी नॉट इक्वल्स टू एम ओमेगा एल बाई 6 इक्वेशन। और भी कुछ लगा सकते हैं, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, है ना, हेंस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनली क्या होगा, हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये आगे भी जा रहा है, तो हाफ एम इंटू वी सी एम स्क्वायर, है ना, हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, नहीं कैसे लिख पाओगे, यहाँ से लिख पाओगे, यहाँ से वी नॉट को रिप्लेस, ये वी नॉट आ रहा है ना ओमेगा के टर्म्स में, वी नॉट को यहाँ पे पुट कर दो, वी नॉट को एलिमिनेट कर दीजिए, तब लिख सकते हैं वीसीएम को ओमेगा के टर्म्स में। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि वीसीएम इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, वो सब काम नहीं करते। अरे ये इसी के बहुत रोटेट कर रहा है ना यार, वो थोड़ी आएगा। यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए कितना आ रहा है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, ये कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम। वीसीएम को आप क्या लिख सकते हैं, वीसीएम को एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। कहां से आया, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, एक एम तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हाफ 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 जाएगा, यार एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं वी नॉट के टर्म्स में लिख देता हूँ सबको, एम एल स्क्वायर बाई 12, और ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो 6 एम वी नॉट बाई एम एल स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई एम, ये कहाँ से आ रहा है, तो फ्रॉम, तो यहाँ से ये वैल्यू एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12, ये जगह 36 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, एक एम कैंसल आउट हो जाएगा, 12 से 3 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है आपको, एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ आ रहा है 3 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई एम प्लस एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई एम। तो वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर जाएगा, तो एम, एक एम भी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू 3 एम बाई एम प्लस 3 एम बाई एम। कहीं पे मिस्टेक किया है इसका मतलब, नहीं 3 है ना, ये 1 है, हाँ 3 m/m प्लस m/m, ये 3 नहीं है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ तो 1 ही है, तो 1 आ जाएगा, तो 4 m/m आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। डन। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 1 = क्या हो जाएगा, 1 = ये जगह 4m/m, m/m का रेशियो क्या आ गया आपको, 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अभी अपने को सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पे 0 हो गई है, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ए। तो अब ये बताइए, अगर ये एक रॉड है, ये रॉड है, ये अगर v से मूव कर रहा है, vcm से मूव कर रहा है, ये रॉड है vcm से मूव कर रहा है, तो इसका इसके पॉइंट, इसका जितना भी यहाँ पे पॉइंट होगा, हर पॉइंट कितने से मूव कर रहा होगा, हर पॉइंट v से मूव कर रहा होगा ना, vcm से, हर पॉइंट vcm से, रिजिड बॉडी vcm, हर पॉइंट vcm से, लीनियर मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, vcm। हर पॉइंट, अगर ये सेंटर ऑफ मास vcm से मूव करेगा तो हर पॉइंट vcm से मूव करेगा, बट अभी ये रोटेट भी कर रहा है। अब ये बताइए कि अगर ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा से ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ये ओमेगा अगर ऐसा है, अगर एक पॉइंट आप यहाँ पे कंसिडर करें, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करें, तो ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vcm तो है, बट क्या ओमेगा की वजह से ये रोटेट भी कर रहा है, ये सर्कल में जा रहा है, इस सर्कल में जा रहा है, तो क्या ओमेगा की वजह से, अगर ये वाला डिस्टेंस मैं x मान लूं, तो क्या ओमेगा की वजह से इस पॉइंट की एक और वेलोसिटी आएगी क्या, अरे आया ना, कौन सी वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी आएगी, ओमेगा एक्स, v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स, होगा या नहीं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस यहां से यहां तक हर किसी की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी क्या, रोटेशन की वजह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रही है इसी डायरेक्शन में होगी क्या, तो क्या, अरे यहां से यहां तक ना, क्यों नहीं होगा,
इस पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? रोटेशन की वजह से इसी डायरेक्शन में ना, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, और ऑलरेडी वीसीएम भी उसी डायरेक्शन में है। तो क्या ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका, इस सेंटर ऑफ मास के इस पोर्शन में, इस हाफ में, क्या किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो सकती है? नहीं होगी, बिकॉज हमेशा ऐड ही होगी ना वेलोसिटी, ये दोनों जीरो नहीं होगी। तो कहाँ पे होगी? तो इस साइड होगी। देख लो, ये मान लिया वीसीएम, इसको मैंने मान लिया ये डिस्टेंस एक्स, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा एक्स इस डायरेक्शन में होगी या नहीं? यही पॉइंट ये मान लेते हैं तो ये रेस्ट में रहेगा। तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो सकती है, मतलब इस हाफ में वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो इसी वीपी को 0 कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी 0। वेलोसिटी ऑफ पी क्या है? तो वीसीएम माइनस ओमेगा एक्स इक्वल्स टू 0। VCM माइनस ओमेगा एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? VCM इक्वल्स टू ओमेगा एक्स। VCM की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए, कितना है? mv नॉट बाई m। ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 mv नॉट बाई ml। 6 mv नॉट बाई ml टू x कहां से आया? फ्रॉम 1 एंड तो देखिए mv नॉट बाई कैंसल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? l बाई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? l बाई 6। तो अपने को कहां से डिस्टेंस फाइंड करना था? इसका सेंटर ऑफ मास है, इस ए से डिस्टेंस फाइंड करना है। ये पॉइंट पी है, ये वाला डिस्टेंस तो l बाई 2 है, और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? l बाई 6। तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l बाई 2 प्लस l बाई 6। कितना आ जाएगा? तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3l प्लस l, 4l बाय 6। मतलब आंसर कितना आएगा? 12 बाय 3। तो ए से कितना डिस्टेंस आ रहा है? 12 बाय, नोट कर लीजिए। देखो ये रॉड है, रॉड अगर VCM से जाएगा तो इसका हर पॉइंट VCM से जाएगा। इसका हर पॉइंट कितने से जाएगा? VCM से जाएगा। हर पॉइंट की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? VCM। ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी है। अब ये बताइए कि अगर ये रॉड ये ऐसा था, रॉड का कुछ पार्ट ऐसे में ड्रॉ कर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास था, ये पॉइंट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये पॉइंट सर्कल में भी मूव कर रहा है ना यार, तो ये ओमेगा ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा की वजह से वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल। अगर आप यहाँ पे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिखते हैं? ओमेगा, और ये वाला डिस्टेंस एक्स है तो ओमेगा एक्स। यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे फाइंड करते तो वेलोसिटी कैसी होती है? टेंजेंशियल। ओमेगा एक्स क्लॉकवाइज है तो ऐसी वेलोसिटी होगी। यहाँ पे फाइंड करते ये वाला डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? ओमेगा एक्स। यहाँ पे फाइंड करते ओमेगा एक्स, यहाँ पे फाइंड करते ओमेगा एक्स। तो ये किसकी वजह से वेलोसिटी आ रही है? रोटेशन की वजह से। ये किसकी वजह से वेलोसिटी आ रही है? रोटेशन की वजह से वेलोसिटी आ रही है ना। तो आपको देखना पड़ेगा इस हाफ में, ये सेंटर है, इस हाफ में कहीं पे भी फाइंड करेंगे वेलोसिटी हमेशा ऐसी ही हो, तो कभी भी जीरो होगी ही नहीं। वेलोसिटी जीरो होगी तो इस साइड होगी, क्योंकि ओमेगा की वजह से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है जो VCM का ऑपोज करेगा। हाँ, हर पॉइंट के पास तो होगा ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो रोटेशन की वजह से ये वेलोसिटी है, तो रोटेशन की वजह से ये जो लोअर हाफ है, ये वाला जो हाफ है, इसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट सेंटर ऑफ मास की वजह से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो इसी हाफ में वेलोसिटी 0 हो सकती है, इस हाफ में वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। तो मान लिया ये पॉइंट पी है, ये सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पे है, तो VCM इस डायरेक्शन में, ओमेगा एक्स इस डायरेक्शन में, तो VP इक्वल्स टू 0। तो VCM माइनस ओमेगा एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? VCM माइनस ओमेगा एक्स। सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में इसको मूव कराना चाह रहा है, रोटेशन की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लिया VCM माइनस ओमेगा एक्स। यहाँ से आ जाएगा, पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा।
नोट कर लीजिए। यस, ये जो ट्रैक है इसके बाद, इस रोटेशन के बाद आएगा अपना एसएचएम, एसएचएम के बाद ग्रेविटेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये इसी ट्रैक में वो मैं ही पढ़ा हूँ। इसी क्वेश्चन में टाइम चला गया था, फास्ट कर लो नहीं। डन। अरे पी पॉइंट की वेलोसिटी ही तो जीरो कर रहे हैं अपन यार, और किसकी वेलोसिटी जीरो कर रहे हैं? इसी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो कर रहे हैं, इसी को पी अज्यूम कर रहे हैं। ये पॉइंट पी होगा जिसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यही पॉइंट पी है ना। जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या है, जीरो है। जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज जीरो। डन, नोट कर लिया इसको। क्यों जीरो आ रहा है उसको समझिएगा, ऐसे नहीं कि मान लिया जीरो, जीरो क्यों आ रहा है ये। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब ये बताइए, ये रॉड जो है, रॉड मूव कर रहा है सिर्फ, अब तो कुछ मूव नहीं कर रहा है, ये रॉड है, ये वीसीएम से जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है। अब ये बताइए ये कैसा सरफेस था, स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आफ्टर कोलिजन अगर ये ऐसा है तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, ओमेगा या वीसीएम चेंज होने वाला है क्या? वीसीएम को कोई अपोज कर रहा है, कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे, नहीं लग रहा है, वीसीएम चेंज नहीं होगा। कोई टॉर्क लग रहा है क्या, ये ऐसा है, टॉर्क लगेगा क्या, mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो टॉर्क भी इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क भी जीरो है। तो टॉर्क भी जीरो है, ये भी जीरो, मतलब ओमेगा और वीसीएम क्या रहेगा आफ्टर कोलिजन, ओमेगा एंड वीसीएम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन। तो आफ्टर कोलिजन ओमेगा एंड वीसीएम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये चेंज होने वाला है नहीं। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो टी इक्वल्स टू, जब टी की वैल्यू कितनी है, पाई एल बाई थ्री वी नॉट, एक बार चेक कर लेते हैं कितना एंगल कवर किया होगा, ये एंगल तो कवर करेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 mv नॉट बाई एम एल इंटू पाई एल बाई थ्री वी नॉट। ये वैल्यू कहाँ से आई, तो फ्रॉम 2। अब देखिए कुछ कैंसल आउट होगा, वी नॉट से वी नॉट जाएगा, एल से एल कैंसल आउट होगा,
तो ये 3 से 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 पाई m बाई एम, और m बाई एम की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये कितना आ गया π/2, मतलब ये कितना एंगल कवर किया होगा π/2। π/2 का मतलब क्या, आप देखो ये यहां से रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसा था, π/2 मतलब ऐसा हो गया होगा ना यार, ये रॉड अभी कैसा हो गया होगा, ये रॉड ऐसा हो चुका होगा, π/2 कवर किया, ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P इस साइड आ गया होगा सर, है ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो P पॉइंट इस साइड आ गया, ऐसा था पहले, अभी ऐसा रोटेट करके ऐसा हो गया 90 डिग्री, इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी। अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना VCM से, बट अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी देख लेते हैं। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो P पॉइंट की वेलोसिटी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ओमेगा से जा रहा था, इस डायरेक्शन में ओमेगा आएगा, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी VCM। तो P पॉइंट की वेलोसिटी एक इस डायरेक्शन में VCM है, और एक इस डायरेक्शन में ओमेगा L/6 है, ये तो L/6 है, तो ये ओमेगा L/6, और ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी VCM की वैल्यू क्या थी mv0/m, तो ये v0/4, और ये वैल्यू कितनी है ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 से, तो पहले L/6 ओमेगा कितना है 6 mv0/ml, L से L जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 से 6 भी जाएगा, तो ये भी v0/4 आ जाएगा, m/m4 है v0/4। अब देखो इस P पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v0/4 है, इस डायरेक्शन में v0/4 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ना, तो Vp क्या आ जाएगा 90 डिग्री पे है, दिस क्या आएगा आंसर 2v0²/16, 8, मतलब आंसर v0/2, v0/2√2। कुछ आ रही है बात समझ में, नोट कर लीजिए। ये सब आपको बताया कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, रॉड को रोटेट कराया था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको डिस्कस किया है मैंने, है ना। एक्सेलरेशन होगा तो टेंजेंशियल, सेंट्रिपेटल, यहाँ पे वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास अभी इसी डायरेक्शन में जाएगा, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, बट अभी आगे मूव कर चुका होगा, ये यहाँ पे आ चुका होगा अभी, बट ये रॉड ऐसा हो चुका होगा, ये VCM से जा रहा था, ये पॉइंट पीस डायरेक्शन में VCM से जाएगा, और ये ओमेगा L/6 हो जाएगा, तो 90 डिग्री पे तो आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट, आज के लिए इतना ही रहेगा। रोटेशन, रोटेशन यूज होता है कहीं कहीं, हर जगह उतना नहीं होता, हर क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में रोटेशन यूज होता है, वो लास्ट में यूज होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में रोटेशन यूज नहीं होता है, बट कहीं कहीं पे यूज होगा। तो रोटेशन का सिर्फ वहां पे इतना है कि एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये आना चाहिए आपको रोटेशन में, जहाँ पे यूज होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। एक बार आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया क्वेश्चन हो जाएगा, तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक आपने पढ़ा होगा चैप्टर रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो भी 12th का ही है, वो भी 12th का ही है। तो ऑलरेडी आपने 12th का एक चैप्टर पढ़ लिया, एक चैप्टर तो नहीं, बहुत बड़ा पोर्शन वो है, रे ऑप्टिक्स जो है वो एक है पोर्शन, बोर्ड्स में भी आता है वैसे क्वेश्चंस, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको आना चाहिए रे ऑप्टिक्स पूरा, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे तो फिर देखेंगे अपन। वेव ऑप्टिक्स अभी नहीं आएगा, जब आपको वेव्स वेव्स पढ़ाया जाएगा ना, जैसे अभी आपको फ्लूइड्स स्टार्ट हुआ होगा, तो एक बार जब फ्लूइड्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो फिर वेव्स पढ़ाया जाएगा, वेव्स के बाद आएगा साउंड, साउंड के बाद आपको पढ़ाया जाएगा वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने के लिए वेव्स का आना कंपलसरी है ना, इसलिए पहले साउंड पढ़ लेंगे आप, वेव्स एंड साउंड, फिर वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर आएगा मॉडर्न फिजिक्स,
नोट कर लिया है। बाय बाय।